गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि वेल्थ क्रिएट कैसे करूं मैं अपनी? यू आर अबाउट 30 years of age, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड 35 years के। तो आपको जो चीजें प्लानिंग करनी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आज हम जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, सबके लिए एक ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने देखा है, वो है बैंक डिपॉजिट्स। हर आदमी, किसी को पूछो जी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता लाइफ में, या तो मेरे पास बैंक डिपॉजिट पड़ा है, या मेरे में गोल्ड पड़ा है मेरे लॉकर में, या मुझे थोड़ा बहुत कहीं से रेंटल्स आती है। तो मेरा ये कहना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी इनकम क्या है। नंबर 1, वो सैलरी से है प्लस बिजनेस से है। उसमें इट इज जनरली एक्सपेक्टेड कि 50% ऑफ योर मंथली इनकम of both couple, that is wife and husband, will go towards household expenses. Generally it is presumed. Secondly, 30% of your, about 25 to 30% will go towards your debt repayment. अगर आपने कोई मकान खरीदा है, EMI जाती है या रेंट जाता है, तो वो उस पे आपके, या कोई और पर्सनल लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, स्कूटर लोन ले रखा है, तो वो आपके डेट रिपेमेंट के लिए चला जाता है। तो जनरली इट इज एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर, दैट इज एट द एज ऑफ 25 to 30 years, यू शुड सेव मिनिमम 20% ऑफ योर इनकम। ये बांध लीजिए गांठ इसको कि 20% तो मुझे मैडम बचाना ही है, चाहे आपकी कुछ भी है। क्योंकि आदमी क्या है, कुछ लोग स्पेंड थ्रिफ्ट है, जितना कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, वो भी बाकी भी लोन, कभी क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट पे चलता रहता है, मंथली इंटरेस्ट 3% चल रहा है, वो कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं करते। जब थोड़ा बहुत बचता है तो चलो जी आज बाहर चलते हैं, आउटिंग में चलते हैं, रेस्टोरेंट में बड़ा बड़ा खर्चा कर लिया, एज ए टूरिस्ट चले गए, कहीं घूमने चले गए, तो दे डोंट स्पेंड एनी पेनी। आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, ये सबसे बड़ी उनकी दिक्कत है। बट द मोमेंट यू, आपका डेमोग्राफी चेंज हो गया, यू गेट मैरिड, 25 साल से 30-35 साल में आ गए और आपका कोई बच्चा भी है, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो आपने जो 20% अर्निंग थी, यू मेक इट 25%। अब आपका जो मोड ऑफ सेविंग था, पहले क्या था, यू माइट बी मोर एग्रेसिव, शेयर्स में लगा दिए या ऐसे एसेट्स में लगा दिए जहां पर आपको पता ही नहीं कि मुझे इसकी ग्रोथ पैनल क्या है, किसी के कहने से कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरा ये मानना है कि आपको अपने पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कुछ तो मेरे पास लिक्विड एसेट रहे, कुछ मेरे पास लिक्विड कैश रहे, बट आई मीन टू से आपके कुछ बैंक में पड़े हुए हैं, और कुछ सरप्लस है, इट शुड गो टुवर्ड्स इन द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, जहां से 7 से 8% की रिटर्न आ जाती है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने इस चार्ट में थोड़ा सा आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक डिपॉजिट आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा बैंक डिपॉजिट में रखें, और इसके बाद एक ऑप्शन आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी आता है। ऐसी 5 स्टार रेटिंग कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो अपने बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इसलिए इशू करती है कि दे समटाइम फील कि हम अपनी एसेट्स, कंपनी की एसेट्स के बेस पे वी कैन रेज द बॉन्ड्स, मनी फ्रॉम द पब्लिक, जनरल पब्लिक। इतने हैकल्स नहीं है, उसका जो रिटर्न होता है इज कंपैरेटिवली हायर देन द बैंक डिपॉजिट। तो कुछ आप पैसा उस पर थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है म्यूचुअल फंड, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स ETF। Mutual fund is a very good source of savings, but here you require the skilled knowledge of a distributor, जिसको आपको पता है कि मुझे आपको कैसे आपके फंड को रोटेट करना है, कैसे मुझे इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने से कोई फंड ले लिया, आपने सेक्टर स्पेसिफिक लिया, और वो पता 3 साल सेक्टर चला ही नहीं, तो आप में ग्रोथ नहीं आई। तो आपको ये भी देखना है कि अगर मैं इक्विटी बेस ले लिया, इट इज समटाइम मोर एग्रेसिव, पता लगा इक्विटी में ग्रोथ नहीं आई, निफ्टी बढ़ा नहीं, आपका ग्रोथ नहीं आई, पैसा भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो यू नीड टू एश्योर कि मैं, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मैंने पैसा लगा दिए, उसमें क्या होता है, इट इज not only shares market, it is with regard to the debt also, debt deployment, then also commodity assets होगी, गोल्ड होगी, सिल्वर हो गए। तो ये
एक फंड मैनेजर बड़े तरीके से करता है, और जनरली इसकी CAGR आराम से 15 से 18% की एनुअलाइज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आ रही है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो गोल्ड और सिल्वर आर जनरली वेरी वेरी हॉट नाउअडेज, तो उसकी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। प्लस जैसे ही वो देखता है कि शेयर मार्केट में देयर इज मोर रिस्क, आई शुड स्विच माय डिपॉजिट्स फ्रॉम द शेयर्स टू द ब्लडी डेट, क्योंकि अब क्या है कि साइकिल चेंज हो रहा है, आउटफ्लो मनी इज मोर देयर बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पैसा बाहर जैसे आजकल जा ही रहा है, आप देख के देयर इज वर्चुअली नो रिटर्न। इसलिए हम लोगों को एडवाइस भी करते हैं, आप ट्रेडिंग मत किया करो भैया, इसमें पैसा लूज होता है ऊपर नीचे का, कोई नोबडी नोज। सब जितना भी मीडिया में आप रिपोर्ट भी देखते हो, वो हर मैं गारंटी करता हूं वो लोग अपना पैसा तो कभी लगाते नहीं, और दे एडवाइस द जनरल पब्लिक कि आप ऐसा करो, आज मेरा ये है, ये स्टॉप लॉस है, वो भी वी ट्राई टू अवॉइड इट। हम ये भी कहेंगे आपको कि अपनी छोटी सी सेविंग को किसी भी शेयर में आप ट्रेडिंग में नहीं लगाएंगे, शेयर ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कांटा मार देंगे बहुत बड़ा। उसके बाद प्रॉपर्टी, एटलीस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसमें आपको घर आपका होना चाहिए। अगर आप किराए के मकान पे हो तो यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि मेरा एक छोटा सा मकान जरूर, वी शुड मीट योर मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करे। एटलीस्ट 2 बेडरूम तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, पेरेंट्स भी साथ रहते हैं तो यू रिक्वायर टू बी 3 बेडरूम, तो डिपेंडिंग अपॉन योर मंथली इनकम आल्सो, जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी वैसे आप चलोगे। एक सबसे बड़ी जरूरत मैं आपको बताऊं, विच इज नोन एज टर्म इंश्योरेंस। आप में से कोई भी जनरल मासेस ये टर्म इंश्योरेंस के मतलब को समझता ही नहीं है, ना इसकी जरूरत को समझता है, ना इसके मतलब को समझता है। जब कोई कैजुअलिटी घर में आ जाती है, उसके बाद या किसी रिश्तेदार के साथ कोई घटना घटती है, फिर आदमी टर्म इंश्योरेंस को समझता है कि आज आप जितना कमा रहे हो, कल को ऐसी कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, वो पैसा आदमी की कोई सडन किसी के घर में डेथ हो गई, जो इनकम अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो गई, नो ही विल नॉट बी एबल टू अर्न द मनी बिकॉज घर में वो पैसा आना बंद हो जाएगा अचानक से, देन हाउ द मंथली एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ। सो ये टर्म इंश्योरेंस ना कि एंडोमेंट प्लान, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते एंड पीपल गो टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप एंडोमेंट प्लान कर लेते हैं, जिसकी रिटर्न जो मैंने कोर्स किया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, जो मैंने पढ़ा भी, वहां मैंने ये देखा कि इट इज जनरली 2.69 2.70 बिकॉज वट एवर मनी यू डिपॉजिट विद द इंश्योरेंस कंपनी, पार्ट ऑफ दैट, a very small amount of that goes towards the insurance, आपको इंश्योरेंस में चला जाता है। बाकी जो पैसा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, स्टेट गवर्नमेंट के, रिजर्व बैंक बॉन्ड, फिर कंपनीज बॉन्ड, उस पर लगा देते हैं, and that too for a longer period of time, 20 years 30 years, because वो भी आज जो इश्यू हो गया 20-30 साल तक आपको भी गारंटी करनी है। तो और नेट इफेक्टिव जो रिटर्न आई है आपकी, वो 2.5-3% ही आती, कैलकुलेट करके देख लेना, तो वो आपकी महंगाई को भी कवर नहीं करती। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन दोज एसेट क्लास विच कैन टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई की दर है, if it is about 5% today, you should minimum get 7 to 8% रिटर्न, ताकि वो इन्फ्लेशन, नेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको 3 से 4% आपको रिटर्न मिले। ये याद रखना, ये लोग, बहुत सारे लोग जानते नहीं है, जो कि आदमी को अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहिए और ये लर्न करना चाहिए कि आई शुड इन्वेस्ट इन दोज एसेट क्लास व्हिच आर नॉट ओनली रिस्क फ्री बट शुड आल्सो फेच अ हायर इनकम देन द इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जो आप इन्फ्लेशन जो है उसको राइट ऑफ करने के बाद जो भी आपका आता है 3 से 4%, 5%, 6%, वो आपका डेफिनेटली, अगर आप ब्लू चिप कंपनियों के शेयर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे ले लें, अगर आप ओरिजिन रखते हो, तो यू विल फाइंड यू विल हैव एटलीस्ट 10 to 12% CAGR की कैलकुलेशन हम लोगों की जनरली रहती है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विद सेबी, वो ये जनरली कैलकुलेट करके चलते हैं और ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।